Hello everyone. Good evening to all. So we can proceed with the sheet. लास्ट क्लास में आपको एसएचएम रिवाइज किया था. फ्लूइड्स के डाउट्स रिजॉल्व करने को बाकी होंगे. यू नीड टू रिमाइंड वेदर वी हैव डन इट. अगर नहीं किया है तो इसको कंप्लीट करते हैं. अगर ये हो गया है तो फिर हम लोग एसएचएम का आगे बढ़ेंगे. ये फिर आपको कोई डाउट रहा हो तो वो भी पूछ सकते. Have we completed this sheet, or is there any doubt remaining on this? Sir, it was completed. It was completed. Good. So you need to give 1 minute so that I can upload elasticity and SHM. So here's the fifth sheet, revision sheet, elasticity and SHM. Sir, SHM का revision बाकी था. Means we completed this one elasticity वाला part. Okay, तो SHM अभी नहीं किया था. Is that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I thought we had finished it. Anyway, so मैं SHM को रिवाइज कर देता हूँ, इसके बाद उसका डिस्कशन देख लेंगे. So SHM के रिवीजन में क्विकली जो इम्पोर्टेंट को कवर कर लेते हैं. Okay, रिमेम्बर कि अब याद आया कि केवल इलास्टिसिटी हो पाता था. Okay, so SHM काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. ऑफ कोर्स ये मोशन बेस्ड है, तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में लोग बात करते हैं. और कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी अगर उस पर फोर्स कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन. सो हम F को माइनस kx लिख सकते हैं. सो लेट्स अगर कोई पार्टिकल हमारा है x इक्वल टू 0 हमारा मीन पोजीशन है. इफ द पार्टिकल इज लोकेटेड एट डिस्टेंस x and it is experiencing a force towards the mean position such that the force is proportional to the x. मीनिंग कि जब ये ज्यादा दूर जाएगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जब ये पास में रहेगा तो फोर्स की वैल्यू कम होती रहेगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो ये डायरेक्शंस अपोजिट होने की वजह से माइनस आता है और k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. इफ दिस इज द केस व्हिच फर्दर इंप्लाइज कि a की वैल्यू आ जाएगी माइनस k अपॉन m इनटू x, व्हिच वी कैन कॉल इट एज लाइक a is equal to minus some omega square into x. ओमेगा स्क्वायर का को हम लोग k by m की जगह पे लिख रहे हैं. सो ये जो एक्सप्रेशन है या रिलेशन है या फिर ये रिलेशन है, अगर ऐसा कंडीशन है देन वी कैन से द मोशन इज SHM. So बहुत यूनिक कंडीशन है इसका. डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी related with the acceleration or acceleration must be related with the displacement directly proportional. अगर इसमें पावर 2 कर दिया जाए तो ये SHM नहीं रहेगी. ये स्क्वायर रूट पावर स्क्वायर रूट लगा दिया जाए, कुछ भी चेंज किया जाए तो नहीं रहेगा. सो ये इसकी इक्वेशन हो जाती है. इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू x इक्वल टू 0. सो ये क्वाड्रेट ये डबल
डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें अपने को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना होता है। एंड वी केम टू नो कि इसका जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, जहाँ पर a और b आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, ओमेगा की वैल्यू इसी से निकल के आएगी, t इंस्टेंटेनियस टाइम होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। जनरली हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं a sin ओमेगा t प्लस 5 वेयर a and phi आर आर्बिट्री कांस्टेंट। a को हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से बुलाते हैं, दैट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और phi इनिशियल फेज हो जाता है। सो ये सोल्यूशन है और ये इक्वेशन है और ये कंडीशन है, सभी को हम एक दूसरे से लिंक पाते हैं। सॉल्विंग के लिए अपने को ये इक्वेशन लगती है। सिंस ये मोशन है तो मोशन को हमको पढ़ने के लिए पोजीशन चाहिए, जो कि यहाँ से मिल गया है। x is talking about the position of the particle, और once we got to know position we can find out the velocity and acceleration, उसको पता कर लेते हैं। सो याद रखना है ओमेगा ये अंडर रूट k बाई m, और बाकी फाई ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और फाई इनिशियल फेज है। ऑब्वियस पॉइंट्स है, फिर भी इम्पोर्टेंट अपने लिए। पोजीशन इज गिवन एज a sin omega t plus 5. Now once we got to know position, we can talk about the velocity. Velocity is nothing but rate of change of position. When you differentiate it, you will find sin का differentiation cos हो जाएगा, ओमेगा t का एक ओमेगा आएगा, तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5 बन जाएगा। एक और बात पता चलती है, जब sin ओमेगा t अगर sin x के साथ आ रहा है तो cos y के साथ होता है। इसका मतलब जब x मैक्स होगा, sin की वैल्यू 1 आएगी तो cos की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इनके मैक्सिमम और मिनिमम को हम लोग पता कर सकते हैं। इस वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रीराइट करने के बाद। सो वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग और भी कई तरह से लिख सकते हैं, it could be written as v square is equal to omega square a square minus omega square x square. एक बार उसने पूछा कि what is the graph is going to be between v square versus x square in SHM. So अगर इस ग्राफ के बारे में पूछा जाए v square और x square का ग्राफ कैसा आएगा, ऑप्शन आपको देगा कि लेट्स से ये सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, या इनमें से नहीं है कोई और बनेगा। सो अपने पास इक्वेशन है, वी कैन आइडेंटिफाई द इक्वेशन एंड देन वी कैन थिंक ऑफ कि कौन सा ग्राफ, किस तरह का ग्राफ आने वाला है। तो पॉइंट इज कि ये जो फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो एनी आइडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी द राइट चॉइस? सी ऑप्शन। ओके, सो आप देखोगे कि एक्सेस में ये y है और ये x स्क्वायर जो दिया है, तो इसको लिखोगे y इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स x और mx, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा लिखा हुआ है, और नेगेटिव स्लोप का होगा, तो नेगेटिव स्लोप का इस तरह का एक ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा। और v स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगी। ऑफ कोर्स a ओमेगा मैक्स होता है, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a स्क्वायर आएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि v वर्सेस x कैसा बनेगा, तो लोग वहां से v वर्सेस x भी दिखा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अगर आपको v वर्सेस x प्लॉट करना हो तो एलिप्स आएगा, तो याद रख सकते हैं। सो पोजीशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, बहुत आर इंपॉर्टेंट। इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अपने को वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिल गया, देन वी कैन टॉक अबाउट एक्सेलरेशन के बारे में क्या चल रहा है, अपने को समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी dv by dt, और आप v dv by dx भी यूज कर सकते हो, दोनों में से जो भी चॉइस आपकी लगे, डिपेंड अपन कि आप किस पर निकालना चाहते हो उसका। सो अगर टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस, कॉस का माइनस आएगा, एक ओमेगा बाहर आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर
sin ओमेगा t plus 5. एक उसको अगर इसको x से रिप्लेस करना चाहोगे then you will find कि this is going to be minus omega square into x, the original condition. So x का फंक्शन, इसका फंक्शन. जब पार्टिकल आपका SHM कर रहा होगा then you will find कि जो x equal to 0 है सिंपलेस्ट केस के लिए वो मीन पोजीशन होगा. तो जब पार्टिकल आपका यहाँ से पास कर रहा होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी लेके जाएगा और वो मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा है. फिर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी तो रेस्ट पर आ जाएगा. यहाँ पर जब आएगा तब भी उसका वेलोसिटी 0 होता है तो मोमेंटरली रेस्ट मिलेगा. बट यू विल फाइंड कि जब ये यहाँ पर a पॉइंट पर है तो एक्सेलरेशन मैक्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है और यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्स होता है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है. So we can claim that acceleration is always towards mean position, always, and it's value square in the maximum condition. इसके बाद में कई बार ऐसे इस मोशन के और भी पॉइंट्स आपसे पूछ लेता है. जब ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा होगा ऐसा, उसकी स्पीड कम हो रही होगी क्योंकि a इधर लग रहा था तो ये रिटार्डेशन का काम करता है. लेकिन जब ये रिटर्न होकर के आ रहा होगा तो फिर b और a सेम डायरेक्शन में होगी तो फिर ये एक्सेलरेशन का काम करेगा. So speed will be 0 at here, then increasing to max, then decreasing to 0, then increasing to max, then decreasing to 0, and this story keep on going. So that's called SHM. So your velocity, acceleration, position, all aspects are there. Time के बारे में भी बात कर सकते हैं. आपको पता है t equal to 0 पे यहाँ से चलता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम t/4 लगता है. फिर ये t/4 यहाँ से यहाँ तक लगा. जब ये रिटर्न होकर के आएगा तो फिर से t/4 लेगा, फिर इधर आएगा t/4 लेगा, फिर इधर आएगा t/4 लेगा. तो हर एक पार्ट में t/4 टाइम लगता है. सिंस 4 इक्वल एस्पेक्ट्स हैं तो फिर हम लोग उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. बट आपसे ये बोल सकते हैं कि ये a/2 है तो a/2 से और a तक जाने में या फिर a से a/2 तक आने में, मिड में आने में, तो वहां पर टाइम बराबर नहीं लगेगा क्योंकि अपने को पता है कि ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन चलता है. तो आपको बताया गया होगा कि ये जो टाइम होता है ये ज़्यादा टाइम लगता है तो ये t/6 आता है और मेन पोजीशन से हाफ ऑफ डिस्टेंस जाने में t/12 आता है. ये भी बहुत पॉपुलर एग्जांपल है और मल्टीपल टाइम जेईई मेन और नीट जैसे एग्जाम में रिपीट हुआ है. रिजल्ट याद रख लेना है कि मीन टू मिड t/12, मिड टू एंड पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट t/6. टोटल अगर जोड़ दोगे दोनों को तो t/4 हो जाएगा. So ये entire kinematics में से you can expect one question. और अगर अपने को velocity पता चल गया है, x पता चल गया है तो हम लोग एनर्जी के बारे में भी बात कर सकते हैं. एनर्जी ऑफ SHM. Now when we talk about the energy of SHM, then we need to say kinetic energy is simply half mv square. और अपने को v square की वैल्यू पता चल गया है तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. So that's going to like omega square a square minus x square. आप टाइम के टर्म में भी लिख सकते हो. m omega square को हम लोग k भी लिख सकते हैं. So that kinetic energy could be written like half k a square minus x square. That's a kinetic energy. ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. अगर आपसे बोलते हैं k मैक्स बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो x की वैल्यू 0 रखने से मैक्स आ जाएगा. सो हाफ k a स्क्वायर, दैट्स अ मैक्सिमम वैल्यू. आपसे पूछ सकता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताइए फॉर द एंटायर जर्नी. देन यू फाइंड कि एवरेज निकालना पड़ेगा x स्क्वायर का, x मतलब sin स्क्वायर का, sin स्क्वायर मतलब a/2 बनेगा. सो ये a/2 आ जाता है तो दैट कम्स आउट टू 1/4 k a स्क्वायर. सो एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं. और अगर टाइम के साथ लिखना है तो x की वैल्यू हम x को टाइम लिख देंगे या फिर cos स्क्वायर ओमेगा t आ जाएगा प्लस 5 के साथ में, उसको याद रख सकते हैं. सो दैट्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास होगा तो इट्स सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और ये भी x का फंक्शन होगा तो ये भी x का, x की वैल्यू रख देंगे तो sin स्क्वायर t ओमेगा t प्लस 5 आएगा. यहाँ से भी इसकी मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं p e max. So that's going to be half k a की मैक्स, x की मैक्स वैल्यू a हो जाएगी तो a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. So you see इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बराबर होती है लेकिन वो साइमल्टेनियसली नहीं होंगी, अलग अलग टाइम पर आती हैं. And then average value, p का average value you know that comes out to be 1/4
k square. These are the results that we have proved and now we are using them. So max, average, instantaneous at any location we can find out. फिर आपसे पूछ सकता है total energy. So we know total energy is E, if we call it as E, so that's kinetic energy plus potential energy. So इसको आपस में ऐड कर दोगे तब देखोगे x स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. So kinetic energy, potential energy की वैल्यू हाफ के a स्क्वायर आती है क्योंकि कांस्टेंट रहती है, it doesn't change. So kinetic energy चेंज करता है यस, पोटेंशियल चेंज करता है यस, बट दोनों का कॉम्बिनेशन जो है कांस्टेंट रहता है. और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, जो कि टोटल एनर्जी के भी बराबर होती है. या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है. टोटल का एवरेज निकालोगे, कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज वही रहता है और उसका मैक्स वैल्यू या मिन वैल्यू या जो भी वैल्यू है सब बराबर रहता है. व्हाट एल्स अबाउट दिस, इसके ग्राफ्स कैसे दिखते हैं? हमको ग्राफ्स भी याद रखने होंगे. एनर्जी वर्सेस एक्स. एक ग्राफ ऐसे बनाया जा सकता है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला. तो ये बताएगा कि ये 0 है मेन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्स है. ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा होगा. फिर इसी का एक कन्वर्टेड टाइप कैसा दिख सकता है आपको? दैट मस्ट बी टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. और अगर दोनों को आप ऐड अप कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, ये टोटल एनर्जी बन जाएगा. सो टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट. तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, देन डिक्रीज करके 0 हो जाती है. पोटेंशियल एनर्जी अदरवाइज चलता है. और मैंने आपको बताया होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू क्या है. ये पॉइंट अपना ए होगा एम्पलीट्यूड, ये होगा माइनस ए. तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज द एनर्जी इन विच काइनेटिक और पोटेंशियल बोथ आर आइडेंटिकल. तो लोग क्या कर सकते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल कर सकते हैं. दिस इज काइनेटिक, दिस इज पोटेंशियल. इफ इक्वेट देम देन हाफ के कैंसिल हो जाएगा. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला. सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो x की वैल्यू a बाई रूट टू आएगी प्लस माइनस में, तो ये आएगा a बाई रूट टू. और इसका ये जो वर्जन आएगा दैट विल बी माइनस a बाई रूट टू. सो ये वो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजीशन जहां पर दोनों एनर्जीज बराबर होती हैं उस इंस्टेंट ऑफ लोकेशन पे या टाइम पे. सो ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है. सो एनर्जीज के बारे में हो गया. आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी, देन यू से 0 बिकॉज़ कांस्टेंट इज नॉट वेरिंग. तो ये काइनेमेटिक्स, दस एनर्जी और एसएचएम के लिए ये अपना बेसिक पार्ट रहता है. इसके बाद एंगुलर एसएचएम आता है. In case of angular SHM, we talk about the torque and all that stuff. अगर टॉर्क की वैल्यू अपने को माइनस के थीटा मिलती है, that means it's a restoring torque and proportional to the angular displacement. तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सम ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा. सो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज एंगुलर एसएचएम. और इसका भी टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई अंडर रूट आई बाई के. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और जब ये फोर्स वाला मेथड लगाया था तो यहाँ पर हमने टाइम पीरियड नहीं बताया था. तो टाइम पीरियड आप देखोगे तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है तो उसको अपसाइड डाउन कर देंगे तो एम बाई के आता है. तो फोर्स मेथड में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और टॉर्क मेथड आएंगे तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई के आएगा. तो एंगुलर एसएचएम हो जाएगा. एंगुलर एसएचएम का बेस्ट एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है. यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि अगर अपने पास एक थ्रेड है और एक पार्ट बॉब इस पे हैंग करा दिया है, और अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं बाई थीटा से, देन यू विल फाइंड कि इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाता है. mg का sin थीटा वाला कंपोनेंट इसको टॉर्क देगा. तो हम लोग लिखेंगे टॉर्क रीस्टोरिंग इज गोइंग टू बी लाइक mg sin थीटा into the length of the thread.
फिर अगर हमने स्मॉल एंगल डिस्प्लेस किया है तो साइन थीटा और थीटा प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू अपने को मिल जाती है m into g into l theta. Now you see restoring torque is proportional to theta, that was the requirement. तो k की वैल्यू अपने को mgl मिल गया. So टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड आएगा t is equal to 2 pi under root I moment of inertia divided by k, which is mgl. Moment of inertia of this particle about this o axis जहाँ से रोटेट हो रहा है, that's simple ml square. अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ml स्क्वायर को, देन यूल फाइंड ml कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 पाई अंडर रूट l बाई g बनता है, जो कि बहुत पॉपुलर रिजल्ट है और आप जानते हो. सो पॉइंट इज कि जब कभी थीटा और टाउ प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और k आइडेंटिफाई करेंगे, अपना आंसर बनता है. और टॉर्क मस्ट बी रिस्टोरिंग इन नेचर, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन टू द थीटा. ऑब्वियस होगा और याद रखना भी आसान है. इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल इसका है पॉपुलर है अपने लिए, वो है फिजिकल पेंडुलम. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ पार्टिकल विद थ्रेड, हम कोई बॉडी भी ले सकते हैं. लेट्स से ये बॉडी है, इसको अपने इस ओ पॉइंट पर हिंज कर दिया है और मे भी लाइक ऐसा दिखाया कि ये इस तरह से हिंज है. विजुलाइज करना आसान होगा. और अगर इस बॉडी को थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस कर दोगे, देन यू विल फाइंड कि ये इस तरह से एसएचएम करेगा, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा और ऑसिलेट करेगा. तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये ओ पॉइंट से इस तरह से आपने थीटा दिया तो ये रिस्टोर करेगा. सो इसका भी टाइम पीरियड हम लोगों ने प्रूव किया था. नाउ यू कैन रिमेंबर दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट I अपॉन m द मास ऑफ द बॉडी g इनटू d. अब देखो एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है. mgl था, l की जगह लोग d लिखेंगे. यहाँ पर l क्या था? ये सेंटर को मिला रहा था. तो t की डेफिनेशन में हम लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो o और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस, इसका नाम होता है d. So, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी अबाउट द एक्सिस व्हिच इज बीइंग हिंज्ड, नॉट द सेंटर ऑफ मास. तो हिंज्ड एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके mgd लगा करके हम बता सकते हैं इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है. काफी पॉपुलर और कोई भी क्वेश्चन इससे पूछ करके दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है. रहेगा क्वेश्चन आएगा तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डी निकालना है, सिंपलीफाई कर देना. जस्ट टू मेक यू रिकॉल जो आपने पहले पढ़ रखा है. तो एग्जांपल कर लेते हैं. लेट्स ऐसा बोलता है आपके पास ये एक रिंग है और रिंग को आपने यहाँ पर इस तरह से टाई कर दिया या फिर हिंज करा दिया और वो इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है. मास m है, रेडियस r है और आपसे बोलता है ये इसी प्लेन में ऑसिलेट करेगा, आगे और पीछे, इधर उधर नहीं करेगा, बाहर और अंदर की तरफ नहीं जाएगा. हर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया time period of SHM in the plane of screen. स्क्रीन के प्लेन में SHM जो होगा उसका टाइम पीरियड कितना आएगा? कैलकुलेट कर पाएंगे? I'll give you one. You can find the answer. तो फॉर्मूले का यूज हो जाएगा. ओके सो आपने लिखा 2 पाई अंडर रूट समथिंग. सो या 2 पाई रूट तो आएगा और 2r बाई जी आपने बोला, चेक कर लेते हैं. सो सिंस ऐसा रोटेट हो रहा होगा तो जो रोटेशन होगा वो O से पास होने वाली एक्सिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाएगा. So time period is going to be directly 2 pi under root I naught. I naught is going to be moment of inertia over this axis. So यहाँ से अपना center of mass उसके parallel axis theorem लगा लेंगे और parallel axis theorem में आपको मिलेगा mr square plus mr square, that means 2mr square. मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, डिवाइड बाई m into g into d. d की वैल्यू भी r के बराबर आ जाएगी. So it turned out to be like twice pi under root 2r by g. से अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन करके आ जाएगा. फिर इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेट से स्क्रीन के ये जो रिंग है वो स्क्रीन के बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर ये बन जाएगी.
तो ऐसा जाएगा तो स्क्रीन के अंदर जाएगा और ऐसा आएगा तो स्क्रीन के बाहर आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर अपने को इस एक्सिस से लगेगा, ओ से पास होने वाली ये एक्सिस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं कि यहाँ से mr²/2 आएगा, फिर इसको लगाएंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर बदल जाएगा। तो पॉइंट इज कि किस तरह का ऑसिलेशन चल रहा है ये मैटर करेगा। इन द प्लेन ऑफ द पेपर है तो ये आंसर आएगा, आउट ऑफ द इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग हमारा आंसर। मोस्टली वो आपको सारे ऑप्शन देगा तो अपने को राइट ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा, डिपेंड अपॉन क्या सिचुएशन है। एनीवे सो ये अपना फिजिकल पेंडुलम हो जाता है। एक और टॉर्शनल पेंडुलम बताया होगा आपने। टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है कि अगर हम ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करने के बाद उसको रिलीज करते हैं तो एक पेंडुलम जैसा बिहेव करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपने पास लेट्स से थ्रेड है और यहाँ पर कोई रॉड या डिस्क हम लोगों ने सेंटर से टाई कर दिया है, तो बैलेंस मोड पे ऐसा रहेगा। एंड लेट्स से आपको ये एल दे दिया और इसका मास वगैरह दे दिया कि इसकी अपनी खुद की लेंथ दे दी और लेट्स से रॉड है और फिर आपको क्या करने का, यू जस्ट ट्विस्ट दिस बाय थीटा। तो ये वाले पोर्शन को रोटेट कर देना, दैट मींस ये अंदर चला जाएगा स्क्रीन के, बाहर चला आएगा। तो आप पाओगे कि ये वायर है ना वो ट्विस्ट करेगा या जो भी होगा रॉड वगैरह वो ट्विस्ट करेगा। तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से ये इसको रिस्टोर करना चाहेगा और ये जो टॉर्क होगा उसको हम लोग टॉर्शनल टॉर्क बोलने वाले हैं। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क आता है टॉर्शनल टॉर्क वो c इंटू थीटा के बराबर आएगा, जहाँ पर c टॉर्शनल कांस्टेंट होगा। उसका कई बार k भी नाम दे सकते हैं, जो भी नाम दिया जाए, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द थ्रेड और द स्प्रिंग और व्हाटएवर द मटेरियल इट इज। सो अगर ऐसा हुआ तो इसका टाइम पीरियड कितना आता है, तो ये भी वही केस हो गया SHM वाला। तो डायरेक्टली टाइम पीरियड बारो कर सकते हैं 2π√I/c। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के ओर निकाला जाता है जहां से वो रोटेट कर रहा होता है। तो ये जो बॉडी है वो इसी एक्सिस के ओर रोटेट करेगी, या तो इधर जाएगी या तो बाहर आएगी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी फ्रॉम दिस एक्सिस। अगर रॉड होगा तो ये ml²/12 बन जाएगा जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। So in place of I, we are going to write as ml²/12। अगर ये डिस्क होगा या फिर सिलेंडर हो या फिर स्फीयर हो या जो भी हो, अकॉर्डिंगली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा सकते हैं। So point is कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया becomes a deciding factor। एक और आपको बताया होगा कोनिकल पेंडुलम। हालांकि कोनिकल पेंडुलम जो होता है वो SHM नहीं कर रहा होता है, वो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, बट उसका भी टाइम पीरियड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिस्ट जरूर कर देता हूँ। कोनिकल पेंडुलम आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कोनिकल पेंडुलम SHM करता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन करता है, तो बता पाओगे क्या कोनिकल पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन करता है। ऐसे चार ऑप्शन देगा कि कोनिकल पेंडुलम डज ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, SHM और इनके कॉम्बिनेशंस। So whether this does oscillatory motion। तो तीनों मोशन में अपने को डिफरेंस याद होना। हाँ, oscillatory is a different story, periodic is a different story और SHM is entirely different। So ये जो पार्टिकल है वो इस पर चलेगा, इस सर्कल पर, और ये मूव करेगा एक सर्कल पे। तो किसी पॉइंट के हेयर एंड देयर नहीं जा रहे हैं, इसलिए ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन एक सर्कल पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रोटेट कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है, इसका पीरियोडिक है। सो दैट्स अ पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी एंड हेंस नॉट SHM। क्योंकि आपको पता है SHM के लिए पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों होना कंपलसरी होता है, बट नॉट अदरवाइज। अगर पीरियोडिक और ऑसिलेटरी है तो SHM होगा, जरूरी नहीं, क्योंकि SHM की एक पर्टिकुलर कंडीशन है, दैट इज दिस। जब तक ये मीट नहीं करेगी तब तक वो SHM नहीं बनेगा। You know those things। Let's say this is L और ये पार्टिकल का मास m दिया गया है, तो इसका टाइम पीरियड आता है 2π√L कोसाइन थीटा डिवाइड बाय g।
अगर पूछता है तो डायरेक्टली आप इसे बता सकते हैं। प्रूफ करना होगा तो फिर इसकी वेलोसिटी को लेकर के सेंटीपिटल फोर्सेस को बैलेंस करते हुए हम इसको v निकाल लेते हैं, फिर 2 पाई r बाई v से इसका टाइम पीरियड निकाल देते हैं। कोनिकल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, इन सबको हम पढ़ सकते हैं। कुछ को हम लोग एंगुलर एसएचएम को यूज करके पढ़ते हैं। तो एक तो ये पॉइंट था जो अपने एसएचएम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। फिर आप देखते हो कि एसएचएम को में जनरली क्या होता है कि वो टाइम पीरियड के बारे में पूछता है। तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स थे। एक फोर्स मेथड था, जो भी देखा, अगर f की वैल्यू माइनस के एक्स आती है तो टाइम पीरियड की वैल्यू हम लोग 2 पाई अंडर रूट m बाई के लगा देते हैं। फिर एक टॉर्क मेथड लगा सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा। टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। इसके और इसके की यूनिट अलग अलग आएगी। और अगर सपोज कर लो जब हम फोर्स और टॉर्क नहीं निकाल पाते तो अपने पास एक और मेथड होता है जिसको हम लोग एनर्जी मेथड कहते हैं। इस एनर्जी मेथड में यू राइट द एनर्जी E ऑफ द सिस्टम एट जनरल लोकेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन यू गो फॉर dE by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट करो, अपने को पता है कि 0 आएगा। इसको जो आप सिंप्लीफाई करोगे, कई स्टेप्स लगाएंगे, देन फाइनली अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा कि A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। अगर टॉर्क के टर्म में बोलोगे तो फिर अपने को ऐसा मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, आइदर ऑफ द टू आपको मिल जाएगा। फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए हम 2 पाई बाई ओमेगा कर सकते हैं। तो अगर एक बार ऐसे इक्वेशन मिल गया तो वहां से ओमेगा निकलेगा तो टाइम पीरियड में निकल गया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, एनर्जी मेथड टू गेट द टाइम। और हम लोगों ने कई ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया होगा, जैसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उसका इलास्टिसिटी में एसएचएम कैसे आता है, स्प्रिंग से कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ग्रेविटी में अर्थ में टनल बनाते हैं तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, लिक्विड कॉलम कैसे ऑसिलेट कर रहा होता है, या लिक्विड में कोई बॉडी है वो कैसे एसएचएम कर रही होती है, रोटेशनल में डिस्क कैसे रोटेट एसएचएम करता हुआ चलेगा। तो पुलिस के सिस्टम में एन नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एंड यू जस्ट गो थ्रू देम। और सभी में यही रूल लग रहा होता है, आइदर फोर्स लगाते हैं या फिर टॉर्क लगाते हैं या फिर एनर्जी लगाते हैं। ये अपना था कि कैसे कैलकुलेट किया जाए टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। सर यस सर लेक्चर के टाइम पे वी डिड वन क्वेश्चन इन दैट, मतलब एक सॉलिड स्फीयर एक हॉलो स्फीयर के अंदर रोल करा था, और सॉलिड स्फीयर बहुत छोटा है और हॉलो स्फीयर बड़ा है। तो उसके अंदर अपने को उसका टाइम पीरियड निकालना था, तो अपन ने उसको वो रूलिंग वाले केस से करा था, मतलब जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के वाले से। एंड यू सेड दैट एनर्जी कंजर्वेशन से भी, मतलब एनर्जी वाले मेथड से भी हो सकता है। सो बट आई ट्राइड, वो उससे आंसर नहीं आ रहा था। आप वो बता सकते हो क्या? एनर्जी मेथड से आपको कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, और जो मेथड हम लोगों ने अडॉप्ट किया था उसमें अपने को एक लाइन में आंसर आ जाता है कि अगर हम रोलिंग वाला एक्सेलरेशन पकड़ लेते हैं और थीटा को स्मॉल थीटा साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो जमता है। अगर आपको रोलिंग पे जाना है तो अपने को क्या करना होगा, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के उसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों लिखनी होंगी। काइनेटिक के फॉर्म में उसका रोटेशनल काइनेटिक वाला आएगा रोलिंग केस के लिए, जो कि आप जानते हो डिस्क है या स्फीयर है तो अकॉर्डिंगली होता है, जैसे सॉलिड स्फीयर का 7/10 mr स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद में उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी देखना होगा, क्योंकि वो बदल रहा होगा उसकी हाइट, उसको डिफरेंशिएट करके कर सकता हूँ। आपने जो ट्राई किया होगा एक बार मेरे को भेजना, आई कैन पॉइंट आउट कि कहाँ पर आपको इश्यूज है। बट अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने को ये पता चला कि हमारे पास एक और स्मार्ट मेथड है जिसको हम जिससे हम बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं, और वो रियली आपको टाइम सेव भी करेगा। कुछ ऐसा अगर केस आता है कि ये फिक्स बोला होगा उसने, दोनों को मूव कराएगा तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ता है, और फिर ये किसी भी लोकेशन पर होगा तो ये जो स्लोप है ये स्लोप बदलती जाएगी, मतलब थीटा बदल रहा होगा, बट हर मोमेंट पर ये किसी ना किसी इस तरह के टेंजेंट पे रोल डाउन कर रहा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, उस एक्सेलरेशन को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्लास नोट्स में जो दिया गया है वो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी मेथड आपने जो लिखे हुए स्टेप्स आप पॉइंट बोलोगे तो मैं पॉइंट आउट करता कहाँ पर आपने एरर किया। लिखने का तरीका एनर्जी का अपने पास ये रहेगा,
काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा 7/10 mv², उस मोमेंट की वेलोसिटी, और ये ओमेगा को भी काउंट कर ले रहा है। दूसरा इसका पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए अपने को ये हाइट पकड़नी पड़ेगी किसी रेफरेंस से, mgh, then differentiate and you can get answer. Okay, इसके अलावा क्या आता है उसको हम लोग रिकॉल कर सकते हैं SHM में। कॉन्सेप्ट या थ्योरी वाले पॉइंट्स अपने पास इतने ही रहते हैं मोस्टली। इसके अलावा एक से ज्यादा SHM होते हैं तो उनको सुपरपोज कर देते हैं, x1 + x2। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग फेजर डायग्राम बना देते हैं, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग। साथ ही साथ आपसे ऑसिलेशन में फोर्स्ड या डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो डैम्पिंग क्या होती है उसके बारे में बता देता हूँ। डैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है, लेट्स से ये x = 0 था, तो यहाँ से आप x डिस्टेंस पर हैं, इस पर ये फोर्स लग रहा है kx का, ये SHM कराएगा। और लेट्स से आपका पार्टिकल अभी इधर जा रहा था v वेलोसिटी से, तो इस पे एक ड्रैग फोर्स भी लग सकता है, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, डैम्प्ड फोर्स, जो भी नाम देना चाहे उसको। सो इन केस ये जो अप्लाइड वाला फोर्स है ये v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, bv, इसी को हम लोग डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा और उसी के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट मिलेगा। जब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो स्पीड को डिक्रीज करता है। तो इससे जो एक इक्वेशन बनती है अपनी, वो क्या बनती है, वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। नेट फोर्स अपने को चाहिए होगा, नेट फोर्स गोइंग टू बी -kx - bv, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन को हम चाहे तो d2x/dt2 लिख सकते हैं, प्लस इसको कुछ ऐसा लिख दिया होगा गामा dx/dt, ये dx/dt वेलोसिटी हो जा रही है, ओमेगा नॉट स्क्वायर x, ये डैम्पिंग ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, where gamma is indicating b/m, b डैम्पिंग कांस्टेंट है, और मास से डिवाइड कर दिया तो गामा हो गया। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इंडिकेटिंग k/m, ये ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करता है। तो इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग ये SHM करता रहेगा फॉर एवर, लेकिन डैम्पिंग आने की वजह से ये डिक्रीज करता रहेगा एम्पलीट्यूड और अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाएगा। फिर हम लोगों ने इसके सोल्यूशन निकाले होंगे, 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस बताए होंगे। पर्टिकुलरली सॉल्यूशन जो अपने लिए इंटरेस्टिंग है वो है अंडर डैम्पिंग वाला केस। अंडर डैम्पिंग, व्हाट इज अंडर डैम्पिंग या लो डैम्पिंग? इसका मतलब होता है कि जब ओमेगा नॉट की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू गामा/2 से बड़ी होती है, तो ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन गामा/2। और अपने को कुछ ऐसा रिलेशन मिला होगा, x = a e⁻⁻ gamma/2t। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, लेट्स से a0 लगा दिया, और यहाँ पे मिलेगा cos या sin ωt + 5। So that's called amplitude. Entire number is amplitude. So its amplitude decreases over time. So धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, कम होता रहता है, सेटल डाउन करके 0 हो जाता है। और एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो कई बार ये ग्राफ पर इंटरेस्ट लेते हैं कि वो ग्राफ कैसा दिखता है, और एटलीस्ट इस ग्राफ को देखने से अपने को पता चल जाता है कि टाइम के साथ ये कैसे डिक्रीज किया है। तो ये जो x है टाइम के साथ डाई डाउन करता है, ये पहले किसी a0 वैल्यू पे रहा होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करके 0 रहा होगा, ऐसा। और SHM इसके बीच में चलता है या फिर ऑसिलेशन इसके बीच में चलता है, तो उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है हर मोमेंट, और कुछ समय के बाद वो 0 को अचीव कर लेता है। सो कितने टाइम के बाद कितना एम्पलीट्यूड कम होगा, ये पॉपुलर क्वेश्चन रहता है। तो ये एम्पलीट्यूड है, गामा की वैल्यू देगा, बी पर डिपेंड करेगा, बी ज्यादा होगा तो गामा स्ट्रॉन्ग होगा, गामा स्ट्रॉन्ग होगा तो शार्पली डिक्रीज करेगा। सो एम्पलीट्यूड इज सम कांस्टेंट टाइम e⁻⁻ gamma/2t। अच्छा, ये ओमेगा है, ये ओमेगा क्या होता है? तो इसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा या फिर टाइम पीरियड आएगा, उसके लिए जो ओमेगा लगने वाला है वो ये, ओमेगा इज गोइंग टू बी √ओमेगा0² - gamma/2 का स्क्वायर, ऐसा बताया होगा आपको। और ये तभी वैलिड होगा जब ओमेगा नॉट की वैल्यू गामा/2 से बड़ी है, और ऐसी सिचुएशन को हम लोग अंडर डैम्पिंग कहते हैं। 2 और रिजल्ट्स मैंने आपको बताए होंगे जिसमें क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग के एग्जांपल्स रहे होंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन रहता है, बट मोस्ट लाइकली आपसे ये पूछने वाला है।
So you need to remember what the omega is and how the amplitude changes over the time. और उसके बेसिस अपना डैम्पिंग कंप्लीट हो जाता है. इसके बियॉन्ड अगर हम लोग जाएंगे तो फिर एक और होता है जिसको फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं. और फोर्स्ड ऑसिलेशन में अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स, ये तो लगेगा ही लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा ही लगेगा, एक और फोर्स लगता है जो कि टाइम के साथ वेरी करता है. वो अपने फोर्सफुली इसको मूव कराता है, ऑसिलेट कराता है अपनी फ्रीक्वेंसी से, इसलिए उसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं. सो इक्वेशन में ये फोर्स के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा. दैट मीन्स इस इक्वेशन में एक यहाँ पर एक जीरो के बजाय कोई और नंबर आ जाएगा, तो फिर हमारा एक्सप्रेशन बदल जाता है. क्या रहता है, आप रिजल्ट याद रख सकते हो. दैट विल बी सफिशिएंट. इनफैक्ट आपके सिलेबस में बोलता है कि है नहीं, एडवांस में तो क्लियरली लिखा है. अभी जो नया सिलेबस है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 2023 बैच के लिए. सो फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए आप बोलोगे कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, लेट्स से उसका ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था और यहाँ से x डिस्टेंस पर है, एक तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा kx. अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है सो इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में f लगेगा, दैट इज डैम्प्ड फोर्स. और इसके साथ साथ भी आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, मे बी लाइक दिस f which is like f naught or something cos omega t sin omega t. तो ये जो ओमेगा है ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, और अगर ये सब नहीं होता तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चलता. नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाज ओमेगा नॉट व्हिच इज अंडर रूट k by m. सो दो फ्रीक्वेंसीज में फाइट होती है, एक एक्सटर्नल दूसरा नेचुरल. ऑफ कोर्स एक्सटर्नल इज डोमिनेटिंग, तो ये इस अपनी फ्रीक्वेंसी से इसको ऑसिलेट कराएगा. तो इसका जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो इस फ्रीक्वेंसी से गवर्न हो रही होगी. इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन में कुछ ऐसा लिखेंगे, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस kx माइनस दिस bv और प्लस f नॉट cos omega t. सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट विल बिकम मास इनटू एक्सेलरेशन d2x upon dt2 plus dx by dt plus ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स x मस्ट बी इक्वल टू f नॉट बाई m, क्योंकि मास से डिवाइड करना पड़ा, cos ओमेगा t हो जाएगा. सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन. ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पे लिखी है, बस यहाँ पर जीरो के बजाय एक और टाइम का फंक्शन आ गया. सिंस बाय नाउ आपने मैथ पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर इधर टाइम का फंक्शन आ जाता है तो इसको सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बना करके उसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करना है वो अगर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो. इसका रिजल्ट क्या था वो आप याद रख सकते हो. इसका जो रिजल्ट आता है वो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5 आएगा. इसको अप्रिशिएट करना भी आसान है क्योंकि हम लोगों ने बात की ना कि ओमेगा जो है ना ये डोमिनेशन में रहेगा और यही इसको ऑसिलेट कराएगा. जो भी ऑसिलेशन चल रहा होगा वो ओमेगा से चल रहा होगा. यस, इसका a कांस्टेंट नहीं होगा. जस्ट लाइक कि हमारा यहाँ पर भी जो a आ रहा था वो टाइम का फंक्शन आ रहा था. यहाँ पर जो a आएगा उसका एक एक्सप्रेशन आता है और वो हम लोग याद रख सकते हैं. कुछ f नॉट बाई m डिवाइड बाई अंडर रूट ऐसा बताया होगा. ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस गामा ओमेगा का स्क्वायर. सो इसमें ओमेगा नॉट का भी रोल आता है और ये हमारा एम्पलीट्यूड है, इसमें भी ओमेगा इन्वॉल्व होता है. दैट मीन्स फोर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करता है कि हमारा एम्पलीट्यूड कितना जाने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये एम्पलीट्यूड आता है. फिर हम लोग जानते हैं कि ए मैक्स कब होता है, जब ए मैक्स हो जाता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं. फॉर ए मैक्स ओमेगा और ओमेगा नॉट अप्रोक्सीमेटली बराबर होने चाहिए. यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करके पता भी कर सकते हैं कि ओमेगा एग्जैक्टली कितना आता है. इसको अगर आप डी अपॉन डी ओमेगा करके जीरो करोगे तो अपने को पता होता है दिस इज द कंडीशन टू गेट द मैक्स और मैक्स ए. सो रफली ये इसके बराबर आता है अगर हम गामा को छोटा पकड़ते हैं, और गामा को हम छोटा लेते हैं क्योंकि अंडर डैम्पिंग की बात चल रही है.
और इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, और ये रेजोनेंस कंडीशन हम लोग कई बार यूज करते हैं। आपको पता होगा कि रेजोनेंस हम लोग क्या बोलते हैं, amplitude becomes maximum and it happens when the external frequency matches with the internal frequency of the system। बीट्स वगैरह में या साउंड में आपने देखा होगा कि एक ट्यूनिंग फोक को दूसरे के साथ प्ले करते हैं और रेजोनेंस बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसीज को मैच कराते हैं। तो बेसिकली वो यहीं से आता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है। So what is important for you is this A and this solution and this equation। बहुत obvious question इसमें आपसे पूछ सकता है, और ये भी particularly important है इसका solution। और इससे पहले जो आपने पढ़ा वो अपने को पता है, वो simple SH में उसमें energy constant रहती है। In case आपको अगर याद हो तो damped oscillation में हम लोगों ने energy निकाला था, इसमें निकला होगा कि rate of change of energy this was minus gamma times E। ये भी बहुत important result है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी कंजर्व रहती है, उसे नो, क्योंकि वो विस्कस फोर्स लग रहा है या फिर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, वो एनर्जी को वेस्ट करता है। तो क्या एनर्जी का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है? बोलोगे नहीं, एनर्जी का जो रेट ऑफ चेंज है वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स जब हाई एनर्जी रही होगी इसके पास तो डिक्रीज का रेट फास्ट था, जब एनर्जी कम पड़ेगी, कम हो जाएगी, तो उसका डिक्रीज का रेट भी कम हो जाता है। सो इट डिक्रीजेस लाइक दिस, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करके इसके इक्वेशन भी टाइम के साथ निकाल सकते हैं और वो सारा कुछ सॉल्व भी किया जा सकता है। सो पॉइंट इज कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। सो दैट वाज फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड दिस वाज फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। और इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया दैट वाज फॉर बेसिक इंफॉर्मेशंस, और इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चंस करोगे तो या इसको रिवाइज कर लोगे तो क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। फिर भी मैं बोल देता हूँ ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स कैसे निकलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, तो अपने को कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग दे सकता है एक से ज्यादा स्प्रिंग। सो लेट्स से कि अगर अपने को ऐसा दिया गया कि एक स्प्रिंग ये है, अनदर स्प्रिंग ये है, अनदर स्प्रिंग ये है, और फिर ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया गया है मास का ब्लॉक, दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K3। आप चाहो तो इन तीनों को एक साथ एक से रिप्लेस कर सकते हो, उसको बोलेंगे K इक्विवेलेंट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज बोलते हैं। और K इक्विवेलेंट सीरीज कब बोलेंगे, जब इसका एलोंगेशन या कंप्रेशन, इसका एलोंगेशन कंप्रेशन मिलकर के टोटल बना रहा हो, ऐड अप करके। सो K इक्विवेलेंट आता है K इक्विवेलेंट लिखते हैं हम लोग सीरीज में 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये फॉर्मूला चलता है। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन भी एक काफी पॉपुलर केस होता है कि जैसे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसी के साथ ये स्प्रिंग लगा हुआ है, मे बी एक ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसके बाद एक और स्प्रिंग ऐसा लगा दिया है, तो आप पाओगे ये सब पैरेलल पर है, क्योंकि इस पर सभी के एलोंगेशन या कंप्रेशन बराबर आएंगे। अगर इसको एक्स अमाउंट से ले जाते तो एक्स से कंप्रेस होगा, एक्स से एलोंगेट होगा, एक्स से एलोंगेट होगा। अगर सभी के बराबर आते हैं एलोंगेशन और कंप्रेशन तो पैरेलल होता है। ऐसा डिफाइन किया था हम लोगों ने। और इसमें K इक्विवेलेंट अपने लिए आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, या फिर जितने भी होंगे उनको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर अपने को दो दिखाया गया, तीन है तो तीनों को लिख देते K1 K2 K3। सो पैरेलल सीरीज से हम लोग उनको रिप्लेस करके एक बता सकते हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन भी रहता है तो उसको भी हम लोग डील कर सकते हैं, पैरेलल पैरेलल को सॉल्व करके, सीरीज को सॉल्व करके, फिर उनको आपस में सॉल्व करके, जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वगैरह हम लोग सॉल्व करते रहते हैं एग्जैक्टली इन दैट सेम मैनर। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे जिसको रिड्यूस मास मेथड कहते हैं। और रिड्यूस मास, कई बार आपसे ऐसा बोलेगा कि अपने पास ये M1 मास का है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये M2 मास का है, ये क्या है, इनको डिस्टर्ब किया जाता है, ऑसिलेट करते हैं, तो इसका टाइम पीरियड बताइए। तो हम इसका टाइम पीरियड डायरेक्टली लिख सकते हैं, कभी भी दो पार्टिकल कनेक्टेड हो और एक मूव कर रहे हो, 2π√μ/k, जहाँ पे म्यू को रिड्यूस मास बोलने का, दैट मीन्स M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। आइडिया है इसकी दो पार्टिकल को हम लोग सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको ऐसा रीड कर सकते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का मास म्यू है, और वो म्यू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिड्यूस मास। तो इसका अपना आंसर बन जाएगा T इज इक्वल टू 2π√m1 M2 डिवाइड बाई K टाइम्स M1 प्लस M2।
सो कई बार टू बॉडीज कनेक्टेड होंगी तो हम लोग रिड्यूस मास से भी आंसर निकाल देंगे, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को हैंडल कर लेंगे। और इससे पहले जो आपको ने पढ़ा ऑफ कोर्स वो भी इम्पोर्टेंट है। सो इतना पोर्शन अपना थ्योरी में लगता है और इसके बेसिस पर अगर आप ट्राई जो क्वेश्चन हम लोगों ने शीट में दिए हैं, शीट आपको मिल गई होगी इलास्टिसिटी एंड एसएचएम की। आज थ्योरी हो गया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस शीट को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो पूरा तो फिर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में करते हैं और उसके बाद फिर वेव की तरफ चलेंगे। कोई कंसर्न क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। और शीट अगर आपने तो फिर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व किया तो फिर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें। कर लिए, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आप इसके डाउट पूछ सकते हो, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि एज पर एक्सपेक्ट थिंग्स कि आज ये हो जाना चाहिए था डिस्कशन भी उसका, लेकिन अगर आपने ट्राई किया है ओनली दे ये और ओपन कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर 40, लेकिन वो डुएबल होंगे, इजी होंगे। अगर आपने रिवाइज प्रॉपर्ली किया है तो जल्दी कर पाओगे। इसके बावजूद कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रबल कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। जो आपने पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 है। 8 और 10 दे आर रिलेटेड विद इलास्टिसिटी, ये तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि नंबर थोड़ा गलत दिया हुआ है, कुछ प्रिंटिंग का इशू है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है दैट इज नॉट सो हाई, इट इज स्मॉल वैल्यू। सो सीम्स लाइक कि कुछ कैलकुलेशन का नंबर्स का इशू है। हाँ, करना क्या है ये जरूर मैं बता देता हूँ। आपसे पूछता है कितना फोर्स लगेगा, तो थर्मल एक्सपेंशन हम लोग लेते हैं, आंसर मैच नहीं हो रहा था। हाँ, सो बाकी कुछ ऐसा हम लोग लगाते हैं ए वाई अल्फा डेल्टा टी। सो और ये भी पॉइंट हम लोगों ने बात की थी, लीनियर कोएफिशिएंट जो होता है ना बहुत छोटा होता है, ये नंबर कुछ और होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ द सिलेंडर शुड बी मेटालिक सिलेंडर ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया गया। तो आपको पता है कि किसी वायर को हम लोग हैंग कराते हैं तो उस पर कितना स्ट्रेस आता है, या फिर उसकी कितनी लेंथ बढ़ जाती है, या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली चाहो तो उसी क्वेश्चन उसी को बारो कर सकते हो। तो क्या होगा कि अगर हम सिलेंडर को इस तरह से बनाएंगे एक लिमिट से ज्यादा हाइट का, तो फिर उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले वेट को बियर करना पड़ेगा उसको, और अगर ये बियर नहीं कर पाया तो वो क्रिपल कर जाएगा या फिर बकल कर जाएगा, टूट जाएगा या कुछ और हो जाएगा। सो मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है? ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इट कैन बियर। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हम लोग पता कर सकते हैं कितना नॉर्मल रिएक्शन आने वाला है। तो यहाँ पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगी बॉटम पर। तो इसमें ये और एरिया तो लगेगा ना, बट उन्होंने एरिया नहीं दिया है, मतलब सिलेंडर का बेस एरिया कितना होना चाहिए। अपने को डेंसिटी दे रखी है और ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखी है, तो हो जाएगा ना। वो डेंसिटी दिया तो उससे रिलेट कर लेंगे। आप बोलोगे कि जो स्ट्रेस आएगा ना, स्ट्रेस वो एन पर यूनिट एरिया आ जाएगा। सिंस ये मूव नहीं कर रहा है तो एन एम जी डिवाइड बाई ए आ जाएगा। एम को हम लोग डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट लिख देंगे, एरिया से एरिया डिसअपियर आ जाएगा, तो ये रो जी एच के बराबर आ जाएगा। और यही स्ट्रेस जो है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस तक हो जानी चाहिए। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको दी गई है, डेंसिटी आपको दी गई है, जी आपको पता है, एच बता देंगे। तो ये वो मैक्सिमम होगा जब ये ब्रेकिंग स्ट्रेस को जस्ट टच करने वाला होगा। निकल आएगा यहाँ से, 1 मिनट लगेगा, आप निकाल करके आंसर चेक कर समझ गया। क्वेश्चन नंबर इसमें आपने 4 भी पूछा हुआ है।
So 4 के बारे में बता देते हैं. Question number 4 says one end of a uniform wire L with W attached to a point in the roof and with this is suspended from the lower end if is the area of the wire stress in the wire at the midpoint would be. So किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस निकालते, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेस निकाला ना, तो जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स और एरिया लिखते हैं. आप हमसे ये क्वेश्चन जरूर कर सकते थे, सर आपने बॉटम पे ही स्ट्रेस क्यों निकाला, यहाँ पर भी तो निकाल सकते थे, यहाँ पर भी निकाल सकते थे. बिल्कुल निकाल सकते थे. सिंस अगर ये ब्रेक करेगा तो सबसे ज्यादा पहले वहां पे ब्रेक करेगा जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस लग रही होगी, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस बॉटम पे थी, इसलिए हम लोगों ने बॉटम चूज किया. क्वेश्चन 4 में क्या कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि मिड पॉइंट पे बताइए. हम मिड पॉइंट पे चले जाएंगे. ये स्ट्रक्चर रफ, मिड पॉइंट यहाँ से आ जाएगा. आप इतना पोर्शन हैंग करके देखोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई टेंशन लग रहा होगा. सो स्ट्रेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टेंशन पर यूनिट एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम उसने बोल रखा है, अच्छी बात है. टेंशन निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा. अब देखोगे जो टेंशन होगा तो हाफ ऑफ द वायर को ले रहा होगा, दैट मीन्स W/2, और ये वेट को भी हैंग करा रहा होगा W/2. तो नीचे वाले वेट का नाम W/2 है और टोटल वायर का वेट था W, सो उसका हाफ लगेगा, तो इसलिए W/2 वहां से भी आ जाएगा. 2 W/2 इज इक्वल टू 1 W और आई मीन लाइक 1 W. इसको रख देंगे और बस यही आंसर हो जाएगा W/E. यही आंसर देना चाहिए इसको. So, जिस पॉइंट का स्ट्रेस पूछेगा वहां पर लगने वाला टेंशन, इंटरनल फोर्स, बेसिकली इस इंटरनल फोर्स को लोग आइडेंटिफाई कर आंसर बता देते हैं. Then after you were asking question number 20th. So if we go to the 20th, 20th is this. A block, the left block as shown in the figure moves at a speed v towards the right block placed in equilibrium. The collision between the two blocks is perfectly inelastic and the surface are frictionless. The time period of the motion is जैसे इसका लैंग्वेज दिया है ना, इसमें कुछ और एडिशनल सब्ट्रैक्शन की जरूरत दिख रही है. इसने ये बोला परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो जो पॉइंट में यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई कर सकते हैं वो ये है कि जब कभी परफेक्टली इनइलास्टिक बोलता है, इसका मतलब होता है कि आफ्टर द कोलिजन दे मूव विद द सेम वेलोसिटी. They move with the same velocity. Now, they move with the same velocity may be of two types. They are moving with the same velocity like this, or another thing is they become the single body and moving with the same velocity. तो जब वो सिंगल बॉडी बनना आना होता है तो वो डायरेक्टली बोलता है कि वो स्टिक कर जाएंगे, और ये दोनों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है. इसमें एक है कि जिसमें वो स्टिक नहीं किए हैं और दूसरा है कि जिसमें वो स्टिक कर गया. दोनों में से कोई भी केस हो सकता है. सो इसने ये बात नहीं बताई है कि स्टिक करता है या स्टिक नहीं करता है, तो अपने को दोनों केस लेकर के सॉल्व करने का चाहिए. अगर हम लोग ये पहला केस लेते हैं कि स्टिक नहीं करता है तो कॉम्प्लिकेशंस काफी सारे दिख रहे हैं. जैसे कि अगर स्टिक नहीं करेगा तो ये कुछ समय तक इसकी वेलोसिटी रहेगी. लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी v0 आती है, इसकी v0 वेलोसिटी आती है. फिर आप देखोगे स्प्रिंग कंप्रेस करेगा तो इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होने लगेगी, तो फिर ये दूसरे पीछे वाला उसको पुश करता रहेगा, तो साथ साथ जाएंगे कब तक, जब तक एक्सट्रीम तक आएंगे. फिर इसके बाद अंदर वाला इसको पुश करेगा तो बाहर आएंगे. एक बार ये बाहर आ गया तो फिर इसके बाद में अब ये इसके साथ नहीं चलेगा, फिर ये अपना अलग चलेगा. फिर उसमें और भी केसेस हो सकते हैं कि आगे जाएगा तो ये वॉल से टकराएगा, वॉल से टकराने के बाद वापस आ सकता है. फिर वॉल के साथ कैसा कोलिजन हो रहा है उसके बारे में भी इसने कुछ भी नहीं बोला, तो वो एक थोड़ी सी एम्बिग्युइटी इसमें नजर आती है. और अगर ये स्टिक कर जाएगा तब तो लाइफ आसान होगी. स्टिक कर जाने वाले केस का आंसर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट टोटल मास 2m डिवाइड बाई k 10 टन. सो स्टिक करने के बाद जो टोटल मास होता है और k होता है वही डिसाइड करता है कि टाइम पीरियड क्या है. और बाय द वे ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया उसने, ऑप्शन भी कुछ और दिया हुआ है. तो सिंस ये ऑप्शन नहीं दिया गया तो लगता है कि ये वाला केस आना चाहिए. फिर इस वाले केस के लिए हमको कुछ और डिटेल्स की भी जरूरत है, तो सिंस वो डिटेल्स यहाँ पे मिसिंग है. तो आप क्या कर सकते हो, आपने ट्राई कर लिया है तो इसके बाद आप समझ लीजिए इतना पॉइंट कि इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक केस में हम दोनों केस लेकर के चलते हैं अनटिल अनलेस
वो अपने को बताता नहीं कौन से कैटेगरी का ये केस है। और अगर हमको फर्स्ट ग्लांस में ले जाना होगा तो फर्स्ट ग्लांस में हम लोग यही मानते हैं। सेकंड वाला तो हम तभी मानेंगे जब वो बोलेगा कि वो स्टिक कर गया। तो सीम्स की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी इसको सजेस्ट करनी चाहिए थी, और अदरवाइज फिर ये ऑप्शन देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 20 इससे अपने को सीख लिया है, तो हम लोग 21 पे चलते हैं। 21 नेक्स्ट आपने पूछा है, और ये says कि two particles execute करते हैं such of the same amplitude frequency along the same line. They pass one another when they are going in opposite direction. Each time displacement is a half of the amplitude. The phase difference between them is. इसको सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा आपको। हम लोगों ने हालांकि अभी बात नहीं की रिवीजन में, बट एक पॉइंट और हम लोगों ने बात किया था, प्रोजेक्शन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट करना। और वो टेक्निक यहाँ पर ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ये बोलता है कि दो पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं, सेम एम्पलीट्यूड है, तो हम लोग जानते हैं कि उसका रेडियस एम्पलीट्यूड बताता है, तो एक ही सर्कल पे चल रहे होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी से, सेम स्ट्रेट लाइन पर है, और लेट्स से एक पार्टिकल यहाँ पर है और ऐसा जा रहा है। सो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर है, आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में कहीं भी उसको देख सकते हो। इसने बोला दे पास ऑन ईच अदर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ऊपर जा रहा होगा। ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया, और हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड पर चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इसको यहाँ से ज्वाइन करा सकते हैं, ये एम्पलीट्यूड का काम करता है। फर्स्ट पार्टिकल हो गया। सेकेंड भी यहीं से नीचे गुजरना चाहिए, तो उसके लिए सेकेंड पार्टिकल को यहाँ पर होना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ले जाने की बात हो रही है। उसका जो ये भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये सिचुएशन इसने बताई है। फिर आपसे पूछते हैं इनके बीच का एंगल कितना है या फेज डिफरेंस कितना है, ये बताइए। सो ये एंगल हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये डिस्टेंस a/2 आने वाली है। लेट्स से इसका नाम थीटा है, सो वहां पर अपने को साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a/2 डिवाइड बाई a, which leads to a/2. That means थीटा comes out to be 30 डिग्री। जाहिर सी बात है कि ये भी 30 डिग्री निकल के आएगा थीटा के बराबर। 30 अपने को पता चल गया कितना हो गया, 60 डिग्री। टोटल पता होता है तो ये एंगल बता सकते हैं 5 फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज गोइंग टू बी 180 minus 2 थीटा, सो दैट कम्स आउट टू 120 डिग्री। ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा तो उसको मार्क कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा टेक्निक है, और जब एक दो पार्टिकल्स को हमको हैंडल करना होता है तो हम कर सकते हैं। और हम जानते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस और वाई both gives us the simple harmonic motion equation. 21st के बाद आपके क्वेश्चंस जो है वो 30s में, सो इस पे कुछ रिवाइज या रिपीट करना हो तो आप बोल दीजिए, अदरवाइज हम लोग 30s पे आते हैं। ये अगर अपने को समझ में आया तो काम होता है। अगर इसको आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो दैट विल टेक टू मैनी इक्वेशंस, टू मच टाइम। Okay, assuming you got it, so we can come to the question number 31st. A particle free to move along the x-axis has a potential energy given by this, और x अपना पूरा है, k is a positive constant of appropriate dimensions. Then we need to talk about what happens. Like at point away from the origin, the particle is stable equilibrium, mechanical energy, kinetic energy, और फोर्स किधर लगता है और मोशन कैसा है, ये सारी बातें करनी है। सो व्हाट टू डू इज दिस, पहले अगर मोशन पता करनी है तो पहले फोर्स पता करेंगे, माइनस du/dx होता है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको k बाहर मिल जाएगा और एक माइनस लगा दीजिए, ये 0 आ जाएगा, और e⁻⁻x² है तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा e⁻⁻x², फिर -x² का करोगे तो -2x आ जाएगा। You know chain rule. So this comes out to be minus or minus plus. So here are 2 times kx e⁻⁻x². That is the force. और फोर्स आप देख सकते हो एक माइनस भी रह जाएगा, ओके, क्यों, क्योंकि एक माइनस, दो माइनस थे, क्या माइनस था।
सो ये फोर्स आ गया। अब आप क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हो क्या बोलने वाला है। So you'll find कि जैसे points away from the origin, at points away from the origin, the particle is in stable equilibrium. You know equilibrium के लिए क्या होता है? Equilibrium के लिए force का zero होना जरूरी है, पहला point। दूसरा point ये भी रहता है कि stable के कैसे चेक करते हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए, तो कंडीशन को लगाकर चेक कर सकते हैं। और सिंस इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो एक्स हमारा जीरो नहीं है और ये हमारा इनफाइनाइट पे जीरो होता है। और अगर इनफाइनाइट की बात करोगे तो अपने को स्टेबल बोलना अच्छा भी नहीं लगेगा, तो एक हम लॉजिक से हटा सकते हैं। बी बोला फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सिंस ये माइनस एक्स आया ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये माइनस एक्स है, तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन, ऑलवेज टुवर्ड द ओरिजिन। तो ये उल्टा बोल रहा है, इसको हटा तो दीजिए। वो प्लस प्लस आना चाहिए ना, मतलब के साथ माइनस नहीं लगाया पहले से। के साथ ये माइनस आपको समझ गया कि क्यों आया है? ये माइनस होता है यहाँ पर, तो वो माइनस था और ये 1 का 0 हो गया तो एक माइनस यहाँ से आया, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से एक माइनस आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस बनाएगा, फिर एक माइनस रहेगा, तो अल्टीमेटली एक माइनस हमारे पास बच जाएगा। और ये माइनस बताएगा कि ये टूवर्ड्स ओरिजिन लगने वाला। C says if its total mechanical energy is k by 2, it has its minimum kinetic energy at origin. Origin पर kinetic energy तो potential energy से देख लेते हैं, क्योंकि देखो क्या इसकी एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, और अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पर है तो ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। और आप देख लो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू अपने को k मिलेगी, और तब मिलेगी जब हमारा x इनफाइनाइट जाएगा। तो ये तो इसी से लॉजिक से नहीं बैठेगी कि पोटेंशियल एनर्जी सिंस हमारी k तक जा रही है और ये बोल रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी k/2, क्योंकि प्लस काइनेटिक टोटल होता है और काइनेटिक कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। दूसरी बात, अगर हम ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन की बात करने के लिए अपने को पता चलेगा कि ये तो अपना जीरो हो जाएगा, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी उसमें मैक्सिमम हो रही होगी। आप यहाँ से भी देख लो ना, क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ है, तो जब ओरिजिन पर आएंगे तब तो ये मैक्स वैल्यू पे प्ले कर रहा होगा। सो मिनिमम तो नहीं होगी ऐसा बोल सकते हैं। डी बोलता है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। अब जब देखोगे x टेंडिंग टू 0 आएगा तो e रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर विल टेंड टू 1, f विल बी टेंडिंग टू माइनस 2kx, जो कि SHM को इंडिकेट करता है। So close to the origin it's going to perform SHM, that's what we can say. इसके बाद आपने 33rd के बारे में पूछा है। ऐसे भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर होते हैं, जैसे 33rd है, f की जो वैल्यू है -cx³ है। सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी अपने को बतानी है। आपसे पूछता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बारे में बताइए, तो इसको आप बोलोगे कि यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो x³ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका xt से कोई लेना देना नहीं होता, cv कांस्टेंट है। तो इसको आप लिख सकते हो v/t is going to be dependent on x³। v depends x/t, so x/t² हो जाएगा depends on x³। इसको तो 1/t² depends on x², that means t depends on 1/x। इसका मतलब जो भी टाइम आएगा वो x की पावर, और x को हम लोग एम्पलीट्यूड से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू ही तो एम्पलीट्यूड होती है। जो t आएगा वो x के इनवर्स में आएगा। पावर कैसा जाएगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 33 आपको समझ में आ गया होगा, एक अच्छा सवाल है, और जब कभी ऐसा प्रोपोर्शनलिटी वाला है उसको आप डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो डायमेंशंस को लेकर के। इनफैक्ट आप देखोगे कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुका है 40th, बिल्कुल वैसे ही है। ये u दिया गया है, यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे du/dx करके, और देखेंगे कि फोर्स के साथ x कैसा आएगा, x³ आएगा।
सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा, एक पावर डिफरेंशिएट हो जाएगी, और इसके बाद फिर सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के साथ कैसे वेरी करने वाला है। एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। इसने बोला है कि ये एक स्प्रिंग से दो स्प्रिंग से कनेक्टेड बार है, और इस सिस्टम को आप रोटेट कराते हो। जब इसको रोटेट कराओगे तो अगर ये इधर आया, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर रहेगा मान लेते हैं, तो इसका एबिलिटी बनाते हैं। तो इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा 2kx, ये भी kx से पुल करेगा, ये kx से पुश करेगा। फिर क्या होगा, और अगर हम लोग इस बार के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा m, द मास ऑफ द बार, इनटू r विच इज x ओमेगा स्क्वायर। नो, जब ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, वो इसको ऑसिलेशन कराते हैं, और ये फोर्स ऑसिलेशन को किल करने की कोशिश करेगा, और आपसे पूछता है कि ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो स्लीव ऑसिलेशन करना बंद कर दे। सो अगर इसकी वैल्यू इस फोर्स से ज्यादा होगी तो आप पाओगे कि ये डोमिनेट करेगा और इसको ऑसिलेशन कराना बंद करा देगा। तो कंडीशन हम लोग लेंगे एम एक्स ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2kx। एक x आपका कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2k/m आ जाएगा। सो अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से बड़ी रही तो आप पाओगे कि ऑसिलेशन नहीं होंगे, स्लीव एक कॉर्नर पे जाकर के सेट हो जाएगी, और अगर आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से कम रही तो उस स्लीव जो है एसएचएम भी करता रहेगा। 36 37 ओके, लास्ट क्वेश्चन है। वाज दैट रिकॉर्डेड? ये बाद में काम आ जाएगा अगर आपने सॉल्व नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन नंबर 36 में कुछ कंसर्न आया, क्योंकि इसमें जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है तो वो t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। इसका तो मास से कोई लेना देना नहीं होता, और ये मास जैसा कुछ बोल रहा है। इट सीम्स लाइक कि वो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोलना चाह रहा होगा या स्प्रिंग लगा होगा, क्योंकि स्प्रिंग में मास आता है। 36 seems to be like कुछ information mismatch or something like that. So उसको आप चाहो तो भी छोड़ सकते हो। जितना अभी पढ़ा था किसी एक बच्चे ने पूछा था, अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है देन यू कैन कमेंट और बोल सकते हो। 37 के बारे में, 37 आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का है, और यहाँ पर ये पिक्चर गलत बनाई है, क्योंकि उसने बोला है दिस इज कनेक्टेड एट द बॉटम ऑफ दिस बॉटम बाय दिस थिंग। सो स्प्रिंग कहाँ पे कनेक्टेड है? बॉटम पे कनेक्टेड है, यहाँ पे ऐसा। एनीवे करना अपने को क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये आपका रॉड था, इसके बाद ये रॉड ऐसा आ जाएगा, आप थीटा एंगल पे ले जाओगे। यहाँ पर लगने वाला mg के एक कंपोनेंट आएगा ऐसा परपेंडिकुलर, mg sin थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा आपको इसका स्प्रिंग फोर्स का kx। अगर ये l लेंथ है लेट से, तो ये kl थीटा के बराबर आएगा फोर्स। एंड देन यू विल से कि इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगना चाहिए, kx का फोर्स उल्टा दिखा दे। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये इसको पुश करेगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो जो टॉर्क आएगा उस टॉर्क में हम रिस्टोरिंग टॉर्क में लिखेंगे टॉर्क बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। ग्रेविटी का टॉर्क कितना रहा होगा? mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज गोइंग टू बी l/2। स्प्रिंग का टॉर्क कितना रहेगा? स्प्रिंग फोर्स k l थीटा इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हालांकि उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये लगाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो थीटा कॉस थीटा की वैल्यू l के 1 हो जाएगी, थीटा छोटा है। साइन थीटा को हम लोग 1 ले सकते हैं। सो रिस्टोरिंग टॉर्क अपने पास कितना आ जा रहा है? mgl/2 थीटा प्लस के एल स्क्वायर इंटू थीटा। अब आप थीटा को बाहर निकाल सकते हो। एक बार थीटा को आप बाहर निकाल दोगे तो टॉर्क इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू थीटा, और फिर t इज इक्वल टू 2π√i द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय k, जो यहाँ से k आने वाला उसको रख दोगे। k का मतलब हुआ k इफेक्टिव। देखोगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। सो दैट्स योर 37।
you will get your answer for sure. Okay, so इसके बाद 40 क्वेश्चंस थे, तो आपने ट्राई कर लिया, बाकी 48 बता दिया मैंने। बाकी जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है, प्लीज डू ट्राई, और इसके बाद ये सोल्यूशन आप फिर से वॉच कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, उसके बाद हम लोग वेब को स्टार्ट करेंगे। Okay, so that's all for the day. Thank you then.